नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक, AAO, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। ये जो क्लास स्पेशल रूप से चलाई जा रही है कैन सुपरवाइजर के लिए और AGTA के लिए, जो कि जल्द ही भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जून लास्ट या जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है, UPSSC के माध्यम से आएगी। तो इसकी शुरुआत फर्स्ट वीडियो से हम कर रहे हैं और भी क्लासें आती रहेंगी पर डे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जलवायु यानी कि क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, अरेबिक भाषा या इनमें से नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। जलवायु शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछा जाता है जनक, जलवायु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? जनक पूछ ले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपेन को माना जाता है, ठीक है। कोपेन को जलवायु विज्ञान का जनक माना जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, आधुनिक जलवायु विज्ञान के जनक, ठीक है, आधुनिक जलवायु विज्ञान के जनक, आधुनिक जलवायु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है रेड ब्राल्सन, ठीक है, इनको आधुनिक जलवायु विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक चीज और आप यहां देखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है WMO, ठीक है, इनके अनुसार क्या है? 31 वर्षों के मौसम को 31 वर्षों के मौसम को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, ठीक है, जलवायु कहा जाता है, याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाता है कि कृषि जलवायु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, कृषि जलवायु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो भी आपको याद रखना है कोपेन साहब को कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको WMO कहा जाता है, इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। जिनेवा, नीदरलैंड, भारत या अमेरिका? तो देखते हैं WMO जिसको विश्व मौसम संगठन कहा जाता है, इसके मुख्यालय की बात करेंगे यानी कार्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना आपको जिनेवा में स्थित है, ठीक है, जिनेवा। अगर ऑप्शन में जिनेवा नहीं है तो स्विट्जरलैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी पूछता है इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना भी आपको याद रखना है। स्थापना होती है 23 मार्च 1950 को, ठीक है, 1950 को। एक चीज और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं स्थापना हुई 23 मार्च को, तो विश्व मौसम दिवस भी कब मनाया जाता है? 23 मार्च को ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है जिनेवा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालीन पौधों में पुष्पन के लिए प्रकाश अवधि आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको बताना है कि लाइट ऑफ ड्यूरेशन कितनी आवश्यकता होती है एक पुष्पन के लिए, पुष्प उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। इनको कई भागों में बांटा जाता है, जैसे शॉर्ट डे प्लांट हो गया और लॉन्ग डे प्लांट हो गया, ठीक है, और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। इस प्रकार के कई भागों में बांट दिया जाता है, 3 प्रकार के। तो इसमें बताना है इसका जो मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालीन पौधों में पुष्पन के लिए प्रकाश की कितनी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर याद रखेंगे 12 से लेकर 14 घंटे, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए जैसे हम बात करेंगे, जैसे एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट में आपका गन्ना आ जाएगा, ठीक है। बाकी लॉन्ग डे प्लांट में इसमें 14 घंटे से अधिक
प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसमें सैटरडे वाले में 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये चीज आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालीन पौधों का उदाहरण है। इसको हम IDP के नाम से जानते हैं, ठीक है। IDP यानी कि इसको कहा जाता है IDP, इंटरमीडिएट डे प्लांट, ठीक है। इंटरमीडिएट डे प्लांट के नाम से जाना जाता है, मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालीन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर देखेंगे, गन्ना जो है ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालीन पौधा उदाहरण बताना था तो गन्ना हो जाएगा। यहाँ पे मक्का की बात करें तो मक्का खरीफ सीजन की फसल है, तो याद रखेंगे, तो ये हो जाता है शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। और यहाँ पर गेहूं देखेंगे, गेहूं एक रबी की क्रॉप है जो कि लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर चावल देखेंगे, यह एक खरीफ सीजन की क्रॉप है जो कि शॉर्ट डे प्लांट में ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। ये जो क्लास चलाई जा रही है स्पेशल रूप से एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी जो आने वाली है और गन्ना पर्यवेक्षक की आने वाली है, इसके लिए स्पेशल रूप से ये क्लास चलाई जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? कोल्हापुर में, कोयम्बटूर में या उदयपुर में? तीनों ऑप्शन में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोयम्बटूर में, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज और पूछा जाता है कि गन्ना का जो पुष्प होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसके पुष्प को क्या कहते हैं? एरो कहते हैं, ठीक है। उसकी प्रोसेसिंग की क्रिया को एरोइंग के नाम से जाना जाता है। गन्ना अनुसंधान संस्थान अगर पूछे तो याद रखेंगे लखनऊ, ठीक है। गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे तो लखनऊ बताएंगे। अगर गन्ना प्रजनन संस्थान पूछे तो इसका हो जाएगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु में, ठीक है। इसके फ्लावरिंग के लिए 12 से लेकर 14 घंटे लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। बाजरे की कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी होती है? RHB 171, GHB 538, HHB 67 या RHB 173? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HHB 67, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है अधिकतम तापमापी पर कितने सेल्सियस पैमाने पर मापक अंकित रहते हैं? 35 डिग्री से लेके प्लस 55 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री से लेके 55 डिग्री या प्लस 35 डिग्री से 55 डिग्री सेंटीग्रेड या कह सकते हैं उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसको माइनस कर लीजिएगा, माइनस 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके प्लस कितना हो जाएगा? 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपको बता दें दो चीज़, मौसम वैशाला जो होते हैं 4 प्रकार से मापन किया जाता है। एक होता है अधिकतम, ठीक है, याद रखेंगे अधिकतम। यहाँ पर पूछा भी है अधिकतम तापमापी, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर मापा जाता है वो -35 से लेकर ये मापा जाता है प्लस 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक होता है न्यूनतम, इसका भी आप याद रखेंगे, न्यूनतम तापमापी। इसका टेम्परेचर मापा जाता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। -40 से लेकर प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मापा जाता है। अधिकतम टेम्परेचर जो मापा जाता है इसमें क्या मिला होता है? पारा मिला होता है, ठीक है। और इसमें न्यूनतम तापमापी पे एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे दोनों चीज। अधिकतम जो टेम्परेचर मापा जाता है ये 2 से लेके 4 बजे के बीच में मापा जाता है, यानी कि दोपहर के बीच में मापा जाता है। और न्यूनतम तापमान जब मापा जाता है तो इसका सबसे अच्छा समय होता है सूर्योदय से पहले, यानी 4 से लेके 5 बजे मॉर्निंग का
समय सबसे अच्छा मापा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी -35 से लेके +55 डिग्री सेंटीग्रेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वायुमंडलीय दाब का प्रचलित इकाई क्या है? मिलीबार, मिलीलीटर या क्यूबिक मीटर या सेंटीमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है, मिली बार। तो यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, वायुमंडल दाब का मापन किससे करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। वायुमंडल दाब की एसआई कितनी होती है? वायुमंडल दाब की एसआई कितनी होती है या किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? तो ये याद रखेंगे, पास्कल, ठीक है। एक मिली बार बराबर कितना होता है? तो याद रखेंगे 100 पास्कल होता है। 1 मिली बार बराबर 100 पास्कल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में होने वाले अल्पकालीन बदलाव को क्या कहा जाता है? वातावरण, मौसम, जलवायु या मानसून? तो इसको कहा जाता है मौसम, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1875 में, 1950 में, 1900 या 1929 में? 1850 में बात करेंगे तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 1950 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 1929 की बात करेंगे तो ICAR की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में शुरू होता है 1 मई को, 1 जून को, या मई के तीसरे सप्ताह या जून के तीसरे सप्ताह? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जून से, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। एग्रीकल्चर की टीए की और कैंप सुपरवाइजर की अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं इसी प्रकार से, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक से, अंग्रेजी से, लैटिन से या अरबी से? तो यहाँ पर ग्रीक शब्द जो है अभी आप लोगों को पीछे बताए हैं, जलवायु जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, या किसी भी टर्म में लॉजी लगा हुआ है या नोमस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये शब्द कैसे होंगे? ग्रीक शब्द होंगे, याद रखेंगे। लैटिन शब्द के अंदर कल्चर लगेंगे, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कल्चर शब्द लगे थे लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, अरबी। मानसून शब्द कैसा है? अरबी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिट्टी को गीली घास से ढकने से तापमान में क्या परिवर्तन होगा? मिट्टी कैसी है? गीली है, इसको घास से ढक दिया जा रहा है, तो तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तापमान कम हो जाएगा, तापमान में वृद्धि होगी, या ए और बी दोनों सही, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, वृद्धि होगी। तापमान में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी अगर मिट्टी गीली है तो उसको घास से ढकने पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कौन हवा की गति को विरोध करता है, यानी कि हवा की गति को कौन रोकता है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे विंड ब्रेक। विंड ब्रेक यानी कि वायु रोधी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे, या शेल्टर ब्रेक्स, या बोथ दोनों। तो इसमें से दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विंड ब्रेक जो है ये भी हवा को रोकने का काम करता है, शेल्टर ब्रेक ये भी रोकने का काम करता है। शेल्टर ब्रेक में क्या होता है? बड़े पौधे होते हैं, उसके बीच में मध्य पौधे होते हैं, फिर उससे छोटे पौधे होते हैं, ये हवा को रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से मौसम का उदाहरण है गर्म दिन, बरसात का दिन, या बादल भरा दिन, या उपरोक्त सभी। तो मौसम के अंदर गर्म दिन भी आ जाएंगे, बरसात का दिन भी आ जाएगा, बादल भरा दिन आ जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा प्रकाश अधिक अनुकूल होता है? नीला, लाल, पीला या हरा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग जो है कृषि के लिए लाभकारी मिट्टी मानी जाती है, ठीक है, यानी कि माल उत्पादन के लिए भी मिट्टी लाल रंग की काफ़ी अच्छी मानी जाती है, अंकुरण के लिए अच्छी मानी जाती है, सुप्तावस्था तोड़ने के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है RH को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले RH को जानेंगे, RH क्या होता है। तो RH होता है सापेक्ष आर्द्रता, इसको कहा जाता है, याद रखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता यानी RH कहा जाता है। इसका सूत्र कभी कभी पूछ लेता है कि RH का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो RH का सूत्र आप याद रखेंगे, उपस्थित आर्द्रता बटे आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है वायुमंडल में किसी निश्चित तापमान पर उपस्थित आर्द्रता तथा इसी तापमान पर वायु द्वारा आर्द्रता को अवशोषित करने की क्षमता RH कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वायुमंडल में किसी निश्चित तापमान पर उपस्थित आर्द्रता तथा इसी तापमान पर वायु द्वारा आर्द्रता के अवशोषित करने की क्षमता को RH कहा जाता है, ठीक है। RH का प्रयोग मौसम भविष्यवाणी में होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिशत, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रीकरण के लिए इष्टतम तापमान है 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री, 25 से 30 या 30 से 35। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए NH4 है, ठीक है, NO2 से NO3 में कन्वर्ट होगा, यानी कि नाइट्रीकरण से नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होता है इसको चेंज करता है, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों के लिए तापघात, जिसको थर्मल डेथ बिंदु कहा जाता है, यानी कि पौधे कौन से डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जिसको थर्मल डेथ बिंदु कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्डिनल तापमान होता है अधिकतम तापमान, इष्टतम तापमान, न्यूनतम तापमान या उपरोक्त सभी। तो कार्डिनल तापमान जो होता है ये अधिकतम भी होता है, इष्टतम होता है, न्यूनतम होता है, यानी कि उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्बिडो प्रभाव को और किस नाम से जाना जाता है, प्रत्यक्ष विकिरण या परावर्तित विकिरण या वैश्विक विकिरण या परासरण विकिरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन परावर्तित विकिरण, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम पूछा जाता है एल्बिडो जो है कृषि के लिए सबसे अच्छा कितना प्रतिशत माना जाता है, अच्छा तो 25 से लेके 30% जो एल्बिडो है ये कृषि के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। एल्बिडो कहते किसे हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि एल्बिडो जो होता है, प्रभाव जो होता है, गुणवत्ता के साथ प्रकाश का वापस लौटना, ठीक है, गुणवत्ता के साथ प्रकाश का वापस लौटना क्या कहलाता है, एल्बिडो कहलाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, एनीमोमीटर, पैराग्राफ या साइकोमीटर या पायरेनोमीटर। तो यहाँ पर एनीमोमीटर जो दिया हुआ है ये वायु की गति मापा जाता है, ठीक है, वायु की गति इसके द्वारा मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा, याद रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा है सौर विकिरण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरेनोमीटर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं हमारी समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।